सो दोस्त सी ए इंटर सितंबर 25 के पेपर्स खत्म हो चुके हैं एंड दोस्त आईसीएआई के पिछले अटेम्प्ट्स के पेपर्स को अगर एनालाइज किया जाए सो उससे बहुत ही कुछ क्लियर विजिबल ट्रेंड्स दिखते हैं पेपर्स के अंदर जो दोस्त इतने इंपॉर्टेंट हैं कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो जैन 26 मई 26 इंक्लूडिंग फ्यूचर अटेम्प्ट्स की प्रिपरेशन को लेकर अगर सीरियस है सो उसके लिए इन ट्रेंड्स को इग्नोर करना विल बी अ ह्यूज मिस्टेक दोस्त। दैट्स वाई दोस्त वी आर मेकिंग दिस वीडियो जिसके अंदर विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज ट्रेंड्स जिनको इग्नोर करके अगर आपने प्रिपरेशन करी दोस्त सो इट विल कॉस्ट यू अ लॉट। इसलिए हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इन ट्रेंड से आपको डील करना है, आपकी प्रिपरेशन आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, आपका वे फॉरवर्ड क्या होगा सो दैट यू आर वेल पोजिशनड टू टैकल ऑल दीज ट्रेंड्स इंक्लूडिंग अगर आपका कोई बहुत डिफिकल्ट पेपर भी आ जाता है तो भी यू विल बी वेल पोजिशनड। तो दोस्त वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप ये समझ लीजिए कि शब्द आईसीआई के हैं, बोल हम रहे हैं, हम मैसेंजर हैं आईसीआई के यहाँ पे, ऐसा समझ सकते हो तुम लोग। ठीक है दोस्त, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बट दोस्त आगे बढ़ने से पहले वीडियो एक बार लाइक कर दो ताकि आपके जो दोस्त जो आपके अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके यूट्यूब के द्वारा। ठीक है दोस्त, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ दोस्त कि ऐसे कौन से ट्रेंड्स हैं, कौन से ट्रेंड्स की मैं बात कर रहा हूँ वो समझते हैं दोस्त। एंड ये ट्रेंड्स फ्यूचर में भी कंटिन्यू होंगे, कि क्लियरली कंटिन्यू होंगे। सबसे पहले दोस्त न्यूमेरिकल पेपर्स की बात करते हैं, इसके अंदर भी डिस्क्रिप्टिव पोर्शन की बात करते हैं। तो दोस्त हो क्या रहा है ना, देख समझना। अभी मैंने ऑब्वियसली मैं एफएम का टीचर हूँ एंड मैंने एफएम का खुद का क्वेश्चन बैंक बनाया है। मैंने मई 2004 से लेके अभी तक मई 25 तक के सारे क्वेश्चंस मेरे क्वेश्चन बैंक में डाले। ठीक है, सारे क्वेश्चन पेपर्स को मैंने एनालाइज भी किया है एंड आई कैन वेरी क्लियरली से कि पेपर्स का डिफिकल्टी का लेवल न्यूमेरिकल के अंदर डिस्क्रिप्टिव का हैव गॉन सिग्निफिकेंटली अप फॉर एनी स्टूडेंट। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्त मैं, बिकॉज दोस्त देख पहले क्या होता था, मई 17 में 16 नवंबर 15 में क्या होता था, ऐसे ही क्या करता था जो उसके खुद के क्वेश्चंस हैं, कभी आरटीपी एमटीपी एग्जाम स्टडी मैट में डाल रखे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को बस हल्का सा डेटा मॉडिफाई करके 10 लाख को 20 लाख कर दिया, 15 लाख कर दिया, डेटा मॉडिफाई करके ऐसे एग्जाम में डाल देता था, बस इतना सा ही चेंज होता था। लेकिन अभी जब आईसीआई के क्वेश्चंस आते हैं इंक्लूडिंग आरटीपीस एमटीपीस एग्जाम पेपर्स, उनका लेवल सिग्निफिकेंटली अप होता है। ऐसे क्वेश्चंस जो बनाता भी है, जो उसके खुद के क्वेश्चंस में से ही बना कर पूछ रहा है, तो वो भी एज इट इज नहीं आता, उसके अंदर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट चेंज होता है, कुछ ना कुछ नया पॉइंट डाला जाता है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, नॉट जस्ट डेटा मॉडिफिकेशन बट एडजस्टमेंट मॉडिफिकेशन ऑल्सो, जिसकी वजह से वहाँ पे बच्चे को अपना जजमेंट, अपना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करना पड़ जाता है, वहाँ पे लगाना पड़ जाता है उसको सॉल्व करने के लिए। ऐसा बहुत क्लियरली हो रहा है, बहुत क्लियरली एविडेंट है। ठीक है, ऐसा डिस्क्रिप्टिव के अंदर हो रहा है। ऑलमोस्ट हर डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसी तरीके से आ रहे हैं, न्यूमेरिकल के अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इसी तरीके से आ रहे हैं। दैट्स व्हाट आई विल से। ठीक है, सो दैट ये हो रहा है। हाँ, ऐसा जरूर है कि ऐसा नहीं कि सारे पेपर इस तरीके से, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। हाँ, अगर जैसे एफएम का पेपर आप देखोगे तो ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं थे, कुछ आईसी के खुद के क्वेश्चंस में से ही कट शॉर्ट करके आईसी ने डाल दिए थे। ऐसा नहीं था कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन तड़का डाला गया था, लेकिन काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऐसा भी रहता है जो ऐसे नए क्वेश्चन फ्रेम करता है, मॉडिफिकेशन कर देता है, एडजस्टमेंट चेंज करके डालता है। ठीक है, जहाँ पे आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी अप्लाई करनी पड़ती है। सो द पॉइंट बीइंग कि आप जो भी क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो वो एज इट इज उठ के आएगा, सिर्फ डेटा मॉडिफाई होकर आएगा, ऐसा नहीं होने वाला। उससे मॉडिफिकेशन होकर आएंगे, एडजस्टमेंट चेंज होकर आएंगे। और वो कैसे टैकल करना है वो भी अपन आगे डिस्कस करते हैं दोस्त। इनफैक्ट अभी हम लोगों ने मॉक टेस्ट कंडक्ट किया था, हमारा बैच का मिड बैच मॉक टेस्ट कंडक्ट किया था। उसके अंदर हमने भी ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम किए थे कि जो ऐसे के खुद के क्वेश्चन है उन्हीं को हमने दिया था, बस उसके अंदर छोटे मोटे एडजस्टमेंट चेंज कर दिए थे। एंड स्टूडेंट्स एक्चुअली वहाँ पे अटके हैं कि उन्होंने उस चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने उस चीज़ को, उस पॉइंट को पकड़ा ही नहीं कि यहाँ पे ऐसे ही घुमा दिया है। ऐसा एग्जाम में भी हो रहा है। ठीक, नॉट टॉकिंग अबाउट द एमसीक्यूज दोस्त देख, सेम गोज फॉर एमसीक्यूज ऑल्सो। पहले एमसीक्यूज किस तरीके से बन रहे थे, थोड़े सिंपलर लेवल के आते थे एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव कोई एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया, हल्का एमसीक्यू था, जल्दी हो गया था, ज़्यादा कुछ कंसेप्चुअल टेस्ट नहीं करा था, सिंपल सा था, पहले से आते थे एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज का लेवल भी बढ़ चुका है। एमसीक्यूज के अंदर ऐसे ही आपके एक्चुअल में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करता है, मच मोर देन जितनी डिस्क्रिप्टिव में करता है वो, उनसे ज़्यादा एमसीक्यूज के अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर रहा है फॉर ऑल न्यूमेरिकल पेपर्स, एफएम, कॉस्टिंग, स्पेशली टैक्सेशन पेपर्स उनके अंदर ज़्यादा कर रहा है, बिकॉज वहाँ पे एमसीक्यूज थोड़े ट्रिकी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे एमसीक्यूज का लेवल ऐसा हो गया है। एंड द पॉइंट इज कि एमसीक्यूज के अंदर दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एमसीक्यूज जनरली किसी भी सब्जेक्ट के हों आपकी काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव को एक बार के लिए फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप क्वेश्चन रटके भी गए हो तो भी आप सॉल्व कर लोगे। एमसीक्यूज के अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है जनरली। ऑब्वियसली अगर ईजी बनाना हुआ तो ऑब्वियसली ईजी आ सकता है, राइट, बट टेस्ट होती है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एमसीक्यूज के अंदर स्पीड बहुत मैटर करती है दोस्त। ठीक है, कैसे टैकल करना है आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट थ्योरेटिकल पेपर्स दोस्त। थ्योरेटिकल पेपर्स के अंदर दोस्त क्या हुआ है ना, ये तो पूरे इंटरनेट पे हल्ला फैला हुआ है, राइट, पूरे यूट्यूब पे हल्ला फैला हुआ है, आपको भी पता है कि क्या हो रहा है। थ्योरी पेपर्स के अंदर दोस्त हो क्या रहा है ना, सिंपल सा कि आईसीआई इज ड्रिफ्टिंग, आईसीआई इज मूविंग टुवर्ड्स केस बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। पहले क्या होता था, लेट्स से मे 18 हमारा ये टाइम पकड़ लो, क्या होता था, स्टेट द अजम्पशंस ऑफ द ऑडिट, खत्म, 5 अजम्पशंस लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे, खत्म। 5 नहीं, मतलब जितने भी मार्क्स का है उतने हिसाब से लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी क्या होता है,
चैट जीपीटी जिंदाबाद, एआई जिंदाबाद। आपको वही क्वेश्चन डालना है एआई के अंदर, उसको बोलना है, उसके अंदर कैरेक्टर्स डालने, अपने पात्र डालने, कि इसके अंदर राम को डाल दो, श्याम को डाल दो, मनोज को डाल दो, एंड इनको पकड़ के एक असर्शंस का इतना मस्त क्वेश्चन बना दे 10 लाइन का, जो मेरे एग्जाम पेपर को ना बहुत मोटा बना दे। कर सकते हैं, ऐसा बहुत क्लियरली हो रहा है, एंड यही कर रहा है इसी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये सब राम श्याम पात्र डालने से क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो गया। कभी कभी बहुत सिंपल सा होता है कि जमाने भर की कहानी लिखी होती है, उसका कंक्लूजन एकदम सिंपल सा होता है, लास्ट की लाइन में पढ़ने में आ जाता है कि अजर्शंस बताने, खत्म। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है न्यूमेरिकल थ्योरी क्वेश्चन के अंदर, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऐसे को खुन्नस निकालने में डिफिकल्ट बनाना ही हो, एंड जो हो भी रहा है लेजिटली, कि ऐसे ही क्या करता है, उस केस सिनेरियो को, उस केस को थोड़ा डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट बना देता है। मतलब आपको करना क्या है, आपको चैट जीपीटी को बोलना ही तो है कि देख इसकी डिफिकल्टी लेवल मुझे कैसी चाहिए, इस केस सिनेरियो को जो आप मुझे बना के देगा, क्या इसकी डिफिकल्टी ऐसी होनी चाहिए कि जिसको पढ़ के एक बार में समझ में आ जाए कि हाँ क्या पूछा यार, या फिर इसमें काफ़ी एप्लीकेशन पावर टेस्ट हो बच्चे के लिए मेन मुद्दे तक पहुंचने के लिए, वैसा भी ऑप्शन है, तो एआई आपको बना के दे देगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के अंदर ऐसा बहुत क्लियरली पॉसिबल है। एंड मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि डिस्क्रिप्टिव जो न्यूमेरिकल पोर्शन, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल पेपर्स हैं, उनको ऐसे ज़्यादा टारगेट कर रहा है। जैसे May 25 में भी लॉ का पेपर टफ आया था, अभी भी लॉ का पेपर टफ आया, मतलब सब तो यही बोल रहे हैं टफेस्ट पेपर था, राइट नाउ। एंड सिंपल फाइनल के लेवल पे अगर आप देखोगे तो ऑडिट का पेपर पिछले अटेम्प्ट में बहुत टफ आया था May 25 में, अभी उससे कम आया, लेकिन एवरेज से तो अच्छा ही पेपर था। ठीक है, सो देन द पॉइंट बीइंग कि हाँ थ्योरी पेपर से टारगेट क्यों हो रहे हैं, बिकॉज दोस्त बहुत सिंपली चीज, बहुत ईजिली पॉसिबल है थ्योरेटिकल पेपर को डिफिकल्ट बनाना बाय एआई की मदद से आप बहुत इजीली थ्योरेटिकल पेपर्स को डिफिकल्ट बना सकते हैं। आपको बस डालना है, वो बना के दे देगा आपको। न्यूमेरिकल में एआई इतना एक्यूरेट नहीं होता, न्यूमेरिकल में आप एआई के थ्रू इतना इजीली मॉडिफाई नहीं कर सकते, इतना डिफिकल्ट नहीं बना सकते एआई के थ्रू। स्टिल ह्यूमन को ही करना पड़ेगा वो काम, अगर करना पड़ेगा तो। दैट्स वाई थ्योरी को बनाना ईजी है, इसलिए वो जल्दी ज़्यादा टारगेट हो भी रहा है। न्यूमेरिकल में आप खुद डाल के देखो, उसको बोलो सॉल्व करने को, गलतियाँ कर देगा। ठीक है, कभी कभी तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई गलत कर रहा है। ठीक है, तो ये सीन होता है न्यूमेरिकल के साथ में, इसलिए थ्योरी ज़्यादा टारगेट हो रहा है। नाउ नॉट सेइंग कि थ्योरी पेपर आपके अटेम्प्ट में डिफिकल्ट आएगा ही, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि थ्योरी को टारगेट करना ईजी है कंपेयर टू न्यूमेरिकल, एंड वो दिख रहा है अभी रिसेंट अटेम्प्ट्स के अंदर। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट एमसीक्यूज इन थ्योरेटिकल पेपर्स, दो सेम स्टोरी जो डिस्क्रिप्ट न्यूमेरिकल में थी वो यहाँ पे भी है, कि जो एमसीक्यूज भी हो रहे हैं, दोस आर मूविंग टुवर्ड्स एप्लीकेशन टेस्टिंग एंड कंसेप्चुअल टेस्टिंग क्वेश्चंस, राइट। पहले एकदम सिंपल डाल देते थे कि अच्छा इसके अंदर क्या होगा, आपको थोड़ा थ्योरेटिकल हटा वो पॉइंट ही चेक करना होता था, बताना होता था। अभी एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, आपको अप्लाई करने होते हैं, आपके प्रोविजंस आपने जो भी किया है उनके थ्रू आपको एप्लीकेशन तक पहुँच, आपको अप्लाई करके, नॉलेज अप्लाई करके आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने होते हैं। एंड अभी भी एमसीक्यूज जो हैं दोस्त, वो कम टाइम कंज्यूमिंग है थ्योरी के अंदर कंपेयर टू न्यूमेरिकल के अंदर जो आपके एमसीक्यूज हैं उनको टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होते हैं, एंड थ्योरेटिकल के एमसीक्यूज कम टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। बट कंसेप्ट्स अभी भी एमसीक्यूज टेस्ट कर रहे हैं, एमसीक्यूज का लेवल इज सिग्निफिकेंटली अप देन जो पहले होता था। ठीक है, कंसेप्ट टेस्ट हो रहे हैं, एप्लीकेशन टेस्ट हो रहा है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ दोस्त, बहुत चीज़ ये सदियों से चलती आ रही है ऐसे ही की, कब से चलती आ रही है चीज़ ऐसे ही की प्रथा है कि हर अटेम्प्ट में एक ग्रुप के अंदर एक पेपर होता है जिसको ऐसे ही टारगेट करता है, एंड आगे भी ऐसा ही होगा, एक ग्रुप में एक पेपर ऐसे ही टारगेट करेगा। ठीक है, वो कौन सा होता है हर कोई प्रिडिक्ट करता रह जाता है, किसी को नहीं समझ में आता कौन सा होगा। ठीक है, अपन उसमें नहीं जाएंगे कि कौन सा होगा, अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे डील करना है। ठीक है, ठीक है, एक चौथा पॉइंट और मैं बोलना चाहूँगा, चौथा पॉइंट भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि देखो पहले क्या होता था, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता था। ठीक है, एमसीक्यू सब में नहीं होते थे, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता था। अभी एमसीक्यूज हर पेपर के अंदर आ चुके हैं, डिस्क्रिप्टिव हर क्वेश्चन के अंदर आ चुका है। सो बिकॉज ऑफ एमसीक्यूज की वजह से क्या हुआ है कि एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव का अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप पेपर के अंदर देखोगे तो दैट हैज़ गॉन सिग्निफिकेंटली अप। ठीक है, पहले सिर्फ डिस्क्रिप्टिव होता था, तो पूरे पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन हैं, गिनती क्या, अगर आप गिनोगे तो लेट्स से 15 से लेके 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। आपके पाँच क्वेश्चन होते हैं, 5 अटेम्प्ट करने होते थे हमको पहले, उस 5 के अंदर हर एक के अंदर अगर 3 पकड़ लोगे, 5 × 3 15, मैक्सिमम 20 पकड़ लो, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते थे। अभी क्या हो गया है कि डिस्क्रिप्टिव पोर्शन तो है ही है, प्लस एमसीक्यूज और हैं क्लियरली, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर बढ़ गए हैं तो आईसीआई के पास अभी ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं कि वो ऐसे कॉर्नर्स के अंदर से भी ऐसे क्वेश्चंस बना के पूछ सकता है जो पहले उसने कभी नहीं पूछे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो गए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा तो कहाँ से लाएगा, कहीं ना कहीं से तो टेस्ट करने पड़ेंगे ना, सो उसको वो पॉइंट्स ऐसे कहीं ना कहीं से निकालेगा, जो पहले उसके पास ऑप्शन नहीं था अभी उनके पास ऑप्शन है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़, बिकॉज एमसीक्यूज भी हर पेपर के अंदर आ गए हैं, तो आपके पास जो नंबर ऑफ जो मार्क्स अलोकेशन आप कर सकते हो हर एक चैप्टर का, वो भी कम हो गया है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो क्वेश्चन पहले लेट से 8 नंबर में आता था या पहले 6 नंबर में आता था, वो भी 5 नंबर में आएगा, वो भी 4 नंबर में आएगा। बहुत क्लियरली ट्रेंड है, एफएम में तो मैंने बहुत क्लियरली ट्रेंड दिखा है। ठीक है,
ये भी हो रहा है क्योंकि मार्क्स अलोकेशन का पॉसिबिलिटी कम हो गया है, तो हर चैप्टर को जो वेट क्वेश्चन उतनी डिफिकल्टी का आ रहा है उससे भी ज़्यादा का आ रहा है, लेकिन मार्क्स का वेटेज उसका कम कर दिया, मार्क्स अलोकेशन उसका कम हो गया है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ये भी हो रहा है, उस वजह से पेपर लेंदी हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। बट ऑन ऐसा सिल्वर लाइनिंग, इसका पॉजिटिव साइड ये है कि हाँ, अगर डिस्क्रिप्टिव डिफिकल्ट लेंदी हो गया है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो गया है, तो आपके पास एमसीक्यू जैसे सेवियर है, आप उस एमसीक्यूज में टाइम बचा सकते हो जिसको आप डिस्क्रिप्टिव में सेव डाल सकते हो। तो इसलिए दोस्त एमसीक्यूज में आपका टारगेट होना है इनको जल्दी निपटाने का, एमसीक्यू से फोकस क्या होना चाहिए, इनको जल्दी निपटाने का, इनमें टाइम बचाने का, ताकि उसको डिस्क्रिप्टिव में डाल सको। अब दोस्त अपन डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्त, कि अगर आपके टाइम में पेपर डिफिकल्ट आता है, टफ आता है दोस्त, तो भी दोस्त आपके पास या फेल होने के चांसेस पे ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास या फेल होने के चांसेस वैसे ही रहेंगे जो पेपर अगर डिफिकल्ट नहीं आता तब जितने होते हैं। मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है दोस्त, एक चीज़ समझना, आप लेट्स से सी इंटर के अंदर आईसीआई का सिंपल टारगेट रहता है कि उसको 15% बच्चे पास कराने रहते हैं। ठीक है, अनलेस अगर आईसीआई का प्लान है कि उससे भी कम पास करने, तो अलग बात है। बोथ ग्रुप में जनरली आईसीआई 15% बच्चे पास करने का सोचता है। ठीक है, सो द सिंपल थिंग बीइंग कि अगर पेपर डिफिकल्ट नहीं आया है, अगर आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है कि आप टॉप 15% बच्चों में बैठते हो, टॉप 15% में आप आते हो, ठीक है, पेपर डिफिकल्ट नहीं आते, नॉर्मल आते, एवरेज आते, तब भी आप 15% में ही थे, तब भी आप टॉप 15% में स्कोर कर रहे होते। रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट टेंस में नहीं। ठीक है, पेपर डिफिकल्ट आ गए हैं तो हो सकता है आपका एब्सोल्यूट स्कोर्स कम हो जाए, लेकिन आप अभी भी रिलेटिव सेंस में टॉप 15% के अंदर आप अभी भी रहोगे पेपर डिफिकल्ट होने की वजह से। ठीक है, पेपर डिफिकल्ट होने के बाद भी रहोगे। आप अभी भी टॉप 15 में हो, पहले भी टॉप 15 में थे, एंड आईसीआई को 15% बच्चे तो पास कराने ही हैं, तो आपको कैसे भी आईसीआई पास कराई गई अगर आपकी तैयारी टॉप 15% में रहने की थी। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है लेट्स से कोई लॉ का पेपर बहुत टफ आ गया, उसकी वजह से 15% बच्चे जो आईसीआई को पास कराने थे उसकी जगह 12% बच्चे ही पास हो रहे हैं। 3% बच्चे ऐसे थे जो टॉप 15 में थे बट वो फेल हो गए बिकॉज लॉ में फेल हो रहे हैं वो। तो आईसीआई को अपना रिजल्ट मेंटेन करना है दोस्त, उसको 15% बच्चे चाहिए तो 15% बच्चे पास कराएगा, उनको घिसा के उनके मार्क्स बढ़ा के आईसीआई पास कराएगा बाकी 3% बच्चों को, ताकि उसका रिजल्ट 15% का मेंटेन हो सके। भले से आपको टेंशन ये हो रही हो कि मेरा एब्सोल्यूट स्कोर तो भैया बहुत कम है, मैं तो फेल हो रहा हूँ, मैं तो 40 के नीचे हूँ, लेकिन राजा ये समझ तुम 40%, तुम टॉप 15% में आते हो, एंड आईसीआई को तो रिजल्ट तो निकालना ही है। पेपर डिफिकल्ट नहीं आता तो भी टॉप 15% तो ऐसे ही निकालता ही, आप उसमें आ रहे हो, ऐसे आपको पास करा के पहुंचा देगा टॉप 15 में। भले से आपका एब्सोल्यूट स्कोर कम है, लेकिन टॉप 15% में आपको पास करेगा, मार्क्स बढ़ाएगा आपके। ठीक है, लेकिन फर्क दोस्त कहाँ पड़ जाता है, डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता पेपर अगर डिफिकल्ट आया तो उससे आपके पास या फेल होने के चांसेस के अंदर इनडायरेक्ट इंपैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। मैं बताता हूँ कैसे दोस्त। फर्क कब पड़ेगा ना आपके पास फेल होने के चांसेस में, जब कोई ऐसा पेपर जिसको आप निगलेक्ट करके गए थे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, आप टॉप 15% में आना डिजर्व करते हो, आप सारे पेपर बहुत अच्छे से तैयार करके गए थे, बस एक को निगलेक्ट करके गए थे, एक पेपर को, एंड किस्मत इतनी खराब निकली कि वही पेपर डिफिकल्ट आ गया। तब जाके वो पेपर आपका खराब हो गया क्योंकि आपने तैयारी नहीं करी, आपने निगलेक्ट किया था उसको, एंड उस पेपर के चक्कर में हो सकता है कि आप जहाँ टॉप 15 में आना डिजर्व करते थे आप नहीं आ पाओ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर जिसको आप निगलेक्ट किया था। सो दैट कैन हैपन। ठीक है, वो हो सकता है। दूसरी चीज़ जो हो सकती है दोस्त कि चलो ये पेपर आपका आप टॉप 15 में आने थे, आपके जितने भी स्कोर आ रहे थे इस पेपर के अंदर, लेट्स से आप 36 पे भी अटक रहे हो, बट टॉप 15 में आईसीआई आपको पास कराएगा। ठीक है, बट फिर भी साइकोलॉजिकल गेम इतना स्ट्रांग है एक डिफिकल्ट पेपर का कि वो आपके बाकी पेपर अफेक्ट कर सकता है। कैसे दोस्त, अगर आप पेपर से निकले, आप टेंशन में हो कि मेरे को सिर्फ 36 ही दिख रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतने का ही करके आया हूँ, मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं पास ना हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, आप यूट्यूब पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप रिव्यूज चेक करे जा रहे हो, आप एमसीक्यूज की सारी गणित लगा दी आपने कि इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से मेरे इतने इतने मार्क्स आ जाएंगे, इतने मार्क्स आ रहे हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है मेरे पास होने की, सब आपने निकाल दी दोस्त। आपने पूरा टाइम खराब कर दिया इस पेपर से बाहर निकलने में, अपने आप को एक सेटिस्फैक्शन देने के लिए कि मैं पास हो रहा हूँ, उस पर मैंने बहुत टाइम स्पेंड कर दिया दोस्त। तो दोस्त उसके चक्कर में हुआ क्या ना, आप भले से आपको लग रहा हो कि मैं 36 पे अटक रहा हूँ, आपको ऐसे ही पास करा देता है इस पेपर के अंदर क्योंकि आप टॉप 15 में आते हो अभी भी, ऐसे आपको पास करा देता है इस पेपर के अंदर। ऑडिट में लेट्स से लॉ पेपर डिफिकल्ट आया, लॉ में ऐसे आपको पास करा देगा, लेकिन इस पेपर के चक्कर में आपने जो 3 घंटे खराब किए हैं आपके अगले पेपर से, टैक्सेशन के पेपर से, दोस्त उसका कौन भरपाई करेगा। टैक्सेशन तो इजी आएगा, लेट्स से लॉ डिफिकल्ट आया था, उसमें आपको ऐसे पास करा देगा, अगला पेपर टैक्सेशन तो इजी आएगा, एंड उसका आपने टाइम खराब कर दिया लॉ के चक्कर में। अब आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया है डिफिकल्ट पेपर को, कैसे रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद में आपके कितना जल्दी उससे निकल के दूसरे पेपर में लग पाए हो, दैट विल डिटरमाइन दोस्त कि आप अभी तक तो टॉप 15 में थे, क्या आप आगे जो पेपर इजी आएगा टैक्सेशन का, क्या उसमें टॉप 15 में रहोगे कि नहीं रहोगे, क्योंकि बाकी लोग तो दोस्त तैयारी कर रहे हैं, बाकी लोग इस पेपर को छोड़ के लग चुके हैं अगले पेपर की तैयारी में। सो दोस्त साइकोलॉजिकल गेम है, आप कितना जल्दी इस पेपर को छोड़ के अगले पेपर में लग पाते हो, ये तो ऐसे आपको निकाल देगा क्योंकि आप टॉप 15 में आते हो। अगले पेपर में आपको लगना है वो ईजी है, उसमें आपको टॉप 15 में आना है।
दैट्स द सीन दोस्त। तो डायरेक्ट पेपर डिफिकल्ट आया है, इजी आया, उससे आपके पास से फेल होने के चांसेस से फर्क नहीं पड़ता है। इनडायरेक्ट फर्क ये होता है कि आप अगर किसी को नेग्लेक्ट करके गए थे, किसी पेपर को नेग्लेक्ट करके गए थे एंड वही डिफिकल्ट आ जाए। एंड दूसरी चीज़ दोस्त, आप साइकोलॉजिकली उस पेपर से बाहर निकल नहीं पाए, दूसरे पेपर को अफेक्ट करके आगे उस पेपर के चक्कर में, दैट कैन अफेक्ट यू दोस्त। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए दोस्त, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्त, देख दोस्त, रोट लर्निंग से हमें उठना पड़ेगा ना दोस्त, रोट लर्निंग से हमको उठना पड़ेगा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि क्वेश्चंस मॉडिफाई होकर आ रहे हैं दोस्त, एडजस्टमेंट चेंज होकर आ रहे हैं न्यूमेरिकल पेपर्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहे हैं, थियोरेटिकल पेपर्स के अंदर केस सिनेरियोस आ रहे हैं, केस बेस्ड आ रहा है दोस्त, कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, समझने पड़ेंगे चीज़ों के लॉजिक, एप्लीकेशन समझने पड़ेंगे, फॉर्मूलेस, लॉजिक्स, स्टेप्स, सबकी रीज़न पता करने पड़ेंगे दोस्त, ताकि नए जो चीज़ें आएंगी ना उनको अपन टैकल कर सकें। रोड बेस्ड लर्निंग पे मत जाओ दोस्त कि ऐसा आएगा तो ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसा आएगा तो ये स्टेप्स लगा देंगे, लॉजिक में जाओ दोस्त, बोथ फॉर न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल हाँ मैं समझता हूँ, मैं याद करना पड़ता है, रिटेन करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले उसका रीज़न भी तो समझो दोस्त, कंसेप्चुअली भी तो समझो उसको, उसके बाद याद करोगे तो याद भी अच्छे से होगा, एग्जाम को भी बहुत अच्छे से फोड़ के आ पाओगे। सो दैट इज़ द फर्स्ट फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्त। सेकंड थिंग दोस्त, डिस्क्रिप्टिव का प्रिपरेशन इज नॉट इक्वल टू योर एमसीक्यू का प्रिपरेशन। दोस्त मैं कितना कॉमनली स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ कि बच्चा डिस्क्रिप्टिव की तैयारी तो बहुत अच्छे से करता है, एमसीक्यूज को नेग्लेक्ट कर देता है, उसको लगता है मैंने डिस्क्रिप्टिव तैयार कर लेना, एमसीक्यू की तैयारी वैसे ही हो गई। राजा ऐसा नहीं होता, एमसीक्यूज अलग गेम है, एमसीक्यूज में गेम ही अलग चलता है। एज आई टोल्ड यू, न्यूमेरिकल पेपर के अंदर एमसीक्यूज में आपको टाइम बचाना होता है, आपको जल्दी सॉल्व करना होता है। अगर डिस्क्रिप्टिव के अंदर अगर आप 1 मार्क के लिए 2 मिनट देते हो तो एमसीक्यू में आपको उसको कम करके 1.5 या 1.15 पे लेके आना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव लेंदी हुए हैं, फॉर श्योर हुए हैं, आपको टाइम बचाना पड़ेगा न्यूमेरिकल एमसीक्यूज के अंदर। इसके लिए एमसीक्यू की तैयारी अलग होती है दोस्त, एंड एमसीक्यू का ट्रिकीनेस भी अलग अलग होता है, डिस्क्रिप्टिव से ज़्यादा होता है। टैक्सेशन के अंदर एमसीक्यू ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट इवन न्यूमेरिकल के अंदर बाकी पेपर भी ले लो आप, एफएम पकड़ लो, कॉस्टिंग पकड़ लो, उसके अंदर आपको क्योंकि जल्दी अटेम्प्ट करना है, अपने पेपर जल्दी अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यू जल्दी सॉल्व करना है, सो वी नीड टू अप्लाई सम शॉर्टकट कैलकुलेशंस, कंसेप्चुअली बहुत साउंड होना पड़ेगा एमसीक्यूज को टैकल करने के लिए, ताकि जल्दी सॉल्व हो सके। सो दोस्त एमसीक्यूज प्रिपरेशन हमें अलग से करनी पड़ेगी, उसको निगलेक्ट मत करो, एमसीक्यूज की तैयारी अलग से होगी, जो कि ऐसे के केस सिनेरियोस हैं, एमसीक्यूज हैं, सब हमें सॉल्व करने हैं, हमको उनकी प्रैक्टिस करनी है। राजा देख, एग्जाम के अंदर हमको खुद को लंबे लंबे केस सिनेरियोस में से डेटा निकाल के आंसर निकालना आना चाहिए, हमें एग्जाम में खुद ही करना है। सो उसकी तैयारी तो हमें अभी से करनी पड़ेगी ना दोस्त, करनी पड़ेगी, अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो हम एग्जाम में इतनी लंबी लंबी केस स्टडीज़ को पढ़ के आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो उसकी प्रैक्टिस करो। इनफैक्ट मेरा खुद का जो क्वेश्चन बैंक एफएम का, उसमें हमने हर चैप्टर वाइज जितने भी ऐसे के अभी तक के क्वेश्चन है सब डाल रखे हैं उसके अंदर, ताकि बच्चा साथ साथ प्रिपरेशन करता रहे। ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड थिंग दोस्त, आपको दोस्त इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी हर पेपर को दोस्त। एज आई टोल्ड यू, आपके टाइम में कौन सा पेपर डिफिकल्ट आ जाएगा आपको नहीं पता ये चीज़, ठीक है। हाँ, किसी को नहीं पता, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वी कैन ओनली जस्ट स्पेक्यूलेट, ठीक है। रियलिटी किसी को नहीं पता कि कौन सा पेपर डिफिकल्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग जो जैसा अपन ने बोला, पेपर डिफिकल्ट आएगा या ईजी आएगा, उससे आप पास फेल का चांसेस खराब नहीं करते, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप किसी पेपर को निगलेक्ट करके चले गए थे एंड वही डिफिकल्ट आ जाए, उससे खराब चीज़ कुछ नहीं हो सकती दोस्त। दैट्स वाई दोस्त, हर पेपर जितनी जितनी इज्जत रिस्पेक्ट कमांड करता है, हर पेपर को जितनी जितनी इज्जत हमें देनी चाहिए, जितनी जितनी उसकी इंपॉर्टेंस है, उतना प्रिपरेशन हमें हर पेपर का देना पड़ेगा। हाँ मैं समझता हूँ थ्योरी पेपर के अंदर हम इतना मेहनत नहीं करना, इतना ज़्यादा तैयारी नहीं कर सकते। लेट्स से ऑडिट के अंदर हम तैयारी 60-70 की कर सकते हैं, एंड हमारे एडवांस अकाउंट्स के अंदर हम लोग 90 की भी तैयारी कर सकते हैं, वो चीज़ जस्टिफाइड है, उतना मैं समझता हूँ। लेकिन एटलीस्ट थ्योरी के लिए, ऑडिट के लिए जितनी एफर्ट लगता है, एटलीस्ट 60-70 का टारगेट करने के लिए उतना भी तो एफर्ट देंगे ना, देना पड़ेगा ना दोस्त। सो दोस्त, अगर आपको हेल्प चाहिए कि किस सब्जेक्ट को कैसे जस्टिफाइड करना है, कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए, कौन सा राइट वे उस सब्जेक्ट को प्रिपरेशन करने का, उस चैनल के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज हर अटेम्प्ट के लिए, इंटर फाइनल दोनों के लिए। आप जाके देखो, आपको बहुत आइडिया लगेगा कि कैसे तैयारी करनी चाहिए आपको, एंड फॉलो इट एंड विल बी एबल टू मैनेज ऑल द पेपर्स वेरी वेल, ठीक है। सो ये चीज़ है। चौथी चीज़ दोस्त, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी हमको दोस्त। सिलेक्टिव स्टडी विल बी कॉस्टिंग अस अ लॉट। मैं बताता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अभी आप लोग के पास टाइम है, लेट्स से अगर आप Jan 26 की तैयारी कर रहे हो, अभी आपके पास 100 डेज अवेलेबल है, आप बहुत ईजिली काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस कवर कर सकते हो, 90% 85% सिलेबस कवर कर सकते हो। आपको अभी सिलेक्टिव स्टडी के बारे में नहीं सोचना चाहिए दोस्त। सिलेक्टिव स्टडी का नुकसान क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है दोस्त कि आपका लेट्स से आप कोई टॉपिक था जिसको आप छोड़ के चले गए थे, बिकॉज आपको लगा कि सी कैटेगरी का है, इसमें से तो नहीं आता मार्क्स इतना, आप छोड़ के चले गए, ठीक है। एंड मे बी आपको लगा इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए मैं इसको छोड़ के चल जाता हूँ। लेट्स से फाइनल लेवल पे एएफएम में लोग फॉरेक्स छोड़ जाते हैं, वर्किंग कैपिटल छोड़ के चल जाते हैं लोग इंटर में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेवल पे कि एफर्ट ज़्यादा लगेगा। लेकिन कभी कभी काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो पेपर डिफिकल्ट, जिस सब्जेक्ट के अंदर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, जिस चैप्टर में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, जो चैप्टर लेंदी बहुत होता है, उसके अंदर ऐसे ईजी क्वेश्चन फेंक देता है,
ईजी क्वेश्चन डाल देता है इसे। फिर आप एग्जाम में रिग्रेट करते रह जाते हो कि काश मैं ये चैप्टर करके आ जाता, काश मैं चैप्टर करके आ जाता, क्योंकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बाकी चैप्टर्स आप करके आए उसमें तो डिफिकल्ट आ गया, तो वहाँ पे उससे फ़र्क पड़ जाता है। दूसरी चीज़ दोस्त ये होती है कि अगर हमने पहले से ही कुछ पेपर, जैसे एफएम में लोग थ्योरी छोड़ के चल जाते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्ट कुछ चैप्टर्स छोड़ के चल जाते हैं कि हम बाकी चैप्टर्स के भरोसे जाएंगे, ठीक है, उससे होता क्या है दोस्त कि स्टार्टिंग में ही आप बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिसएडवांटेज पे आ जाते हो। आपको स्टार्टिंग से ही पता है कि एक चैप्टर है जो 10 मार्क्स का आता है, ठीक है, आपको पता है 10 मार्क्स का आता है, बट आप छोड़ के आए क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, आपने सिलेक्टिव स्टडी करी थी, तो स्टार्टिंग से ही आपको पता है कि मेरे पास 10 मार्क्स का तो जो क्वेश्चन आएगा ना वो मुझे छोड़ना ही है इस चैप्टर का, मेरे को बाकी के सारे क्वेश्चन अब अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, मैं कुछ भी चॉइस में नहीं छोड़ सकता हूँ, ऑप्शनल नहीं छोड़ सकता हूँ, एमसीक्यूज में नहीं छोड़ सकता हूँ, सॉरी चॉइस में नहीं छोड़ सकता हूँ मैं। सो जैसे ही ये जो साइकोलॉजिकल बर्डन होता है ना दोस्त, ये बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है दोस्त, क्योंकि स्टार्टिंग से आपके दिमाग में प्रेशर है कि सारा पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ सकता, कुछ भी अब नहीं आया तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड दोस्त मुझे तब क्या होगा अगर ये जो चैप्टर आप छोड़ के वो एमसीक्यू में आ गया, तो एमसीक्यू को तो आप ऑप्शन में भी नहीं छोड़ सकते ना, डिस्क्रिप्टिव में फिर भी चॉइस है, एमसीक्यूज में तो वो भी चॉइस नहीं है। सो इसलिए दोस्त सिलेक्टिव स्टडी मत करो, सिलेक्टिव स्टडी से नुकसान हो जाएगा दोस्त। अभी आपके पास टाइम है कि आप 85-90% सिलेबस इजीली कर सकते हो। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करने का मतलब मेरा दोस्त ये नहीं कि मैं आपको बोला 100% सिलेबस करो, वो करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है दोस्त। आप 85-90% सिलेबस करते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट इनफ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे सिलेबस के अंदर 15 चैप्टर हैं, आपने कहीं पढ़ लिया कि इसमें से 5 चैप्टर आते हैं जो 70 मार्क्स के आते हैं, तो मैं वो 5 ही करके चल जाता हूँ, वहाँ नुकसान हो जाता है। आप 85-90% सिलेबस करो, दैट इज इनफ, दैट इज इनफ, मोर देन सफिशिएंट। बट इतना सिलेक्टिव भी नहीं कि सिर्फ 5 चैप्टर करके चल जाता हूँ कि इसमें तो 70 मार्क्स का आ जाता है, ऐसा नहीं होगा दोस्त। हाँ, अगर दोस्त ऐसा सिचुएशन है कि आपके पास टाइम ही कम बचा है, आपके पास टाइम ही कम बचा है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तब आप जा सकते हो सिलेक्टिव स्टडी की तरफ, तब ऑब्वियसली ये आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कुछ और करने के अलावा। लेकिन दोस्त अभी हमारे पास सिग्निफिकेंट टाइम है, अभी से आप दिमाग में ये टाइम मत लिए, ये ऑप्शन मत लेके चलो कि आपके पास ऑप्शन है सिलेक्टिव स्टडी करने का। आप ऑप्शन बनाते हो तो आपको लगता है इस तरीके से हो सकता है, आपको लगता है कि नहीं मैं पूरी मेहनत नहीं करूँगा, पूरा सिलेबस नहीं करूँगा तो भी मेरे लिए काम चल जाएगा। आप ऑप्शन ही मत दो अपने दिमाग को दोस्त, ऑप्शन नहीं होगा तो आप करोगे, आप जान लगाओगे, आप मेहनत करोगे उस चीज़ के लिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उसका ऑप्शन ही दिमाग से हटा दो, तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है वो चीज़ करने का। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दोस्त। अगर आप हमने इन चीज़ों पर ध्यान दिया दोस्त, ट्रस्ट मी पेपर्स विल गो वेरी मैनेजेबल, पेपर डिफिकल्ट भी आ जाएंगे तो भी आप बहुत अच्छे से टैकल कर लोगे। ऐसे टोल्ड टू डिफिकल्ट आता भी हो तो आपके पास होने के चांसेस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट्स अबाउट आप कितना साइकोलॉजिकली उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। एंड हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है दोस्त, आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। एंड दोस्त आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगा सो डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो। एंड दोस्त आपके जो भी की टेकअवेज थे इस वीडियो से, जो भी की टेकअवेज थे वो एक बार कमेंट्स में कंटेम्पलेट करके लिख के चल जाना। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको भी लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, एंड मुझे भी पता चल जाएगा कि जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो बच्चे के लिए हेल्पफुल रहें। सो विन विन फॉर बोथ ऑफ अस। ठीक है, एंड दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपकी टाइम के लिए इसके साथ साथ और भी काफ़ी यूजफुल कंटेंट, स्ट्रैटेजीज, इनफैक्ट फॉर माय ओन सब्जेक्ट एफएमएसएम काफ़ी रिसोर्सेज मैं इस चैनल पे शेयर करने वाला हूँ। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि उनके लिए उनके एग्जाम्स के लिए चैनल कितना यूजफुल रहा है, कितना प्रैक्टिकल रहा है। सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू सो मच दोस्त, ऑल द बेस्ट दोस्त, and you're gonna rock in your exams. Stay motivated, stay healthy. Thank you so much, dost.